जी जनाब, तो हम लोग गालिबन यहाँ पे बात कर रहे थे इन पैटर्न्स की। अब आप यहाँ पर ये देखो, ये फाइल फिल्टर, ये मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज की है। अच्छा, एक दफा एक्नॉलेज कर दो भाई, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? ठीक है। तो यहाँ पर ये इससे तो टाइटल चेंज हो जाएगा, सेलेक्ट इमेजेस ये भी देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है OFD.filter। अब फिल्टर में हमें फिल्टर आउट करना है फाइल्स को। अब यहाँ पे आपके पास कुछ फिल्टर नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर PNG फॉर्मेट। ठीक है, फॉर PNG फॉर्मेट। तो ये बेसिकली दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जो ड्रॉप डाउन में जो लिखा हुआ होता है वो ये होता है, और इसका मतलब होता है उसी टाइप की फाइल को स्पेसिफाई करे। ये दो अलग अलग चीजें। JPEG का फिल्टर ये है, सही है। BMP का फिल्टर ये है, और GIF का फिल्टर ये है। ऐसे जितने भी टाइप के इमेजेस होंगी उन सब के आपको फिल्टर मिल जाएंगे। और अगर हमें एक साथ तमाम फिल्टर यूज करने हैं तो उसका फिल्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। अब मैं अगर यहाँ पर सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ से, तो इससे वर्किंग देखिएगा क्या होगी। मैंने यहाँ पर एक फिल्टर लगा दिया और अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करके, जी जी सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा, टेंशन नॉट। ये मैं पोर्टल पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा ये सारे फिल्टर्स। अच्छा, अब क्या होगा, मैं ब्राउज करता हूँ, फाइल डायलॉग खुलेगा। अब फाइल डायलॉग में आप देखो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन आ गया। अब ये जो लिखा हुआ है कि भाई ये चीज बिल्कुल एज इट इज यही लिखी हुई है। अगर मैं नोट पैड की बात करूं तो यहाँ पर नोटिस कर सकते हो आप लोग। तो भाई ये जो पहली चीज जो लिखी हुई है वो यही है। और उसके बाद इसका क्या मतलब है, एस्टेरिक का मतलब है ऑल, तमाम पिक्चर्स किसकी, सिर्फ PNG की, वो यहाँ पर स्पेसिफाई होंगे। अब मैं अगर अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ इमेजेस में, तो अब देखो PNG की जितनी भी पिक्चर्स होंगी वो इसमें आ रही होंगी, बाकी सारी पिक्चर्स आपके सामने से गायब हो गई। यही होता है ना मतलब। चलो ये बताओ, ये किसको समझ में नहीं आया? सबको क्लियर है? अब इसी तरीके से अब हमें आखिरी काम क्या करना। अब ये तो PNG का फॉर्मेट हो गया। अब ऐसे या तो आप लोग क्या करो कि अलग अलग फिल्टर आउट यूज कर लो, या मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास इन चारों फॉर्मेट की पिक्चर एक्सेसिबल हो, तो भाई मैं यहां से लेकर यहाँ तक इसको क्या कर लूँ, कॉपी कर लूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँ। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन को कंट्रोल F5 से चलाता हूँ। चलो जी, अपने तसल्ली के लिए आप लोग जूम फाइल पे भी ले लो। वैसे मैं पोर्टल नंबर 7 पे आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा। ये लो जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो इश्यू। तो अब यहाँ पे हमने कौन सा फिल्टर यूज कर लिया था भाई, ये वाला। तो अब यहाँ पर देखो, अब हमारे पास देखो ये वाला फिल्टर आ रहा है। अब मैं अगर अपने डेस्कटॉप के इमेजेस में जाता हूँ तो मेरे पास तमाम इमेजेस मेरे पास स्पेसिफिक होके आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है कि आखिरी वाला फिल्टर भी हम लोग यूज कर लेते हैं, ऑल फाइल का, कि भाई अगर कोई PDF फाइल हो, वर्ड फाइल हो, तो वो भी हमें नजर आ जाए। तो साथ में आप ये वाला डंडे के साथ इसको यहाँ से कॉपी कर लो और इसी के आगे पेस्ट कर दो। यहाँ पे आके इसके आगे पेस्ट कर दो। अब आपको दो ड्रॉप डाउन नजर आएंगे, यहां से लेकर इमेज फाइल, यहां से लेकर ये ड्रॉप डाउन का पहला नेम था, और उसके बाद इसी टाइप के तमाम फॉर्मेट की फाइल स्पेसिफाई हो रही थी। फिर उसके बाद यहां से लेकर यहां तक का दूसरा ड्रॉप डाउन का दूसरा ऑप्शन होगा ऑल फाइल का,
और स्टैटिक डॉट स्टैटिक का मतलब होता है हर किस्म की फाइल। तो अब मैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को चलाता हूँ और ब्राउज करके फाइल डायलॉग पे आएंगे। तो अब यहाँ पर अपनी डायरेक्टरी में देखेंगे मेरे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल भी थी जो इस टाइम अभी मुझे अवेलेबल नहीं हो रही, लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं ऑल फाइल करूंगा तो देखो ये लैब नंबर 7 की टेक्स्ट फाइल भी मुझे अवेलेबल हो गई। तो ये दो ड्रॉप डाउन नजर आ गए। ठीक है क्लास, अब हमें आखिरी काम क्या करना है? आखिरी काम हमें ये करना है कि भाई किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें तो पिक्चर बॉक्स में इमेज आके अटैच हो जाए। सही है, यही वाला काम करना है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर एक कंडीशन देता हूँ, इफ OFD डॉट शो डायलॉग अगर ये बराबर है डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके के, तो क्या हो जाए, मैंने पिक्चर बॉक्स 1 में एक इमेज उठाई है। सही है, एक इमेज उठाई है पिक्चर बॉक्स 1 में। अब इसके बाद मैं न्यू के कीवर्ड से एक क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूं और उस क्लास का नाम है बिटमैप। अब क्लास ये बिटमैप हमसे मांग रहा है कि इमेज ओरिजिनल। अब ओरिजिनल इमेज कहां से आएगी? गालिबन जो ओपन फाइल डायलॉग था उसमें से जो भी फाइल सेलेक्ट की है उस फाइल का नाम। अब ये बिटमैप की क्लास क्या करती है, फाइल को यानी जो इमेज को रीड करती है और इमेज में कन्वर्ट करती है। सही है, इमेज में बिटमैप करती है, देन उसके बाद इमेज को देगी और इमेज किस पे जाके अटैच होगा? पिक्चर बॉक्स 1 पे। ये बताओ ये वाली लाइन किसको समझ में नहीं आई? अच्छा, डायलॉग रिजल्ट डॉट, सॉरी मैंने यहाँ पर इसका मेथड नहीं चला है, ये मेथड है। ठीक है भाई, ये बताओ ये वाली बात किसको समझ में नहीं आई इस कंडीशन की? देखें अदील, हमें क्या करना है कि भाई ब्राउज पे जब हम लोग कर रहे हैं वहां से फाइल सेलेक्ट करेंगे। अब फाइल सेलेक्ट करने के बाद जब ओपन बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो वहां पे ये कंडीशन लगा दी कि फाइल डायलॉग का जो डायलॉग रिजल्ट अगर ओके के बराबर है। मैंने आपको बताया था ओपन जो है वो बेसिकली उसका टेक्स्ट ओपन है, लेकिन जो उसका डायलॉग रिजल्ट है वो क्या है? ओके है। अगर वो ओके होता है तो क्या हो कि भाई उस फाइल डायलॉग से हमें कोई ना कोई फाइल मिलेगी। फाइल के नेम को बिटमैप क्या करेगा? स्पेसिफाई करेगा कि आइदर ये इमेज है या नहीं, और वो फिर इमेज को भेजेगा, पर्टिकुलर इमेज, और इमेज किस में जाके अटैच होगी? पिक्चर बॉक्स 1 में। अब इससे देखो इम्प्लीमेंटेशन देख लो, फिर समझ में आ जाएगा आपको। मैं इसको कंपाइल करता हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू दे दी आईडी नंबर 1, ये आ गया मेरा नाम, और उसके बाद यहाँ पर कोई भी एज दे देते हैं फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करनी है। अब मैं यहाँ पर इमेज के फोल्डर में आऊँगा, यहाँ पे तमाम इमेजेस मुझे मिल रही हैं। मैंने किसी भी इमेज को पिक कर लिया, मैंने इसको ओपन कर लिया, तो अब यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेच होके मेरे पास इमेज आ गई। अभी सिर्फ इतना काम हुआ है कि जो मैंने ओपन का बटन क्लिक किया था ना, ओपन की कंडीशन ये थी जो ये आपके सामने है। तो ये बिट मैप ने क्या किया, जो मेरी ये फाइल थी ना, ये किसी ना किसी नाम से होगी। सही है, पिक्चर 7 या 8 में से किसी नाम से होगी, उसको स्पेसिफाई किया। बिट मैप ने इमेज बनाई और इमेज को पास करके इमेज ने किसको पास किया? पिक्चर बॉक्स को। चलो अब एक्नॉलेज करो, अब होपफुली क्लियर होगा सबको। देखो गलत कॉपी पेस्ट की होगी आपने, इसलिए एक्सेप्शन आ रही है। गलत कॉपी पेस्ट की होगी, चेक करो आप। यहाँ पर जाकर डबल कोटेशन में इमेज से लेकर पूरा पैटर्न जो है वो आप कॉपी पेस्ट कर लो। ये डबल कोटेशन डबल लगे हुए होंगे, इसमें कोई ना कोई मसला आ रहा होगा। अब हमें गालिबन क्या करना है,
अब जो हमने इस ब्राउज से तमाम डाटा इमेजेस भी लगा ली, यहाँ से डाटा आ गया। अब उस डाटा को डेटाबेस में भेजना है इस बटन के पीछे, इस बटन के थ्रू। सही है, कौन सा बटन है? इंसर्ट करवाना है। अब क्लास एक चीज जहन में रखना, अब यहाँ पर एक नया डेटाबेस बनाने जा रहे हैं। अब इसमें इमेज के लिए यानी पिक्चर भी जब डेटाबेस में आएगी तो आप मुझे अंदाजे से बताओ कि पिक्चर भी इसी तरीके से इमेज में सेव होके जाएगी डेटाबेस के अंदर, एसक्यूएल सर्वर के टेबल में भी क्या इमेज बनी हुई आ रही होगी? मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ। अब मैं यहाँ पर अगर डेटाबेस क्रिएट करता हूँ एक नया, नहीं कनेक्शन होने के बाद, चलो मैं अभी यहाँ पे आप लोगों से दोबारा एक सवाल करता हूँ। लैब नंबर 7_105015, ये हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। ठीक है, 11 ये आ गया हमारे पास डेटाबेस। इसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल को क्यूरी से सेलेक्ट क्यूरी से क्रिएट करते हैं टेबल को। ये डेटाबेस है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय अंडरस्कोर रिकॉर्ड, ये मेरा टेबल का नाम हो गया। ये आ गया पैरेंथेसिस, और यहाँ पर CNIC के नाम से मैंने एक कॉलम बनाया था, बनाऊंगा जिसकी टाइप है। अब यहाँ पर मैं इंटीजर नहीं लूंगा, बिग इंटीजर ले लूंगा, क्योंकि भाई जो है क्या होगा CNIC नंबर, या हम CNIC नंबर को फॉर सपोज ID कंसीडर कर लेते हैं, इंटीजर ले लेते हैं। आप लोग बिग इंटीजर भी ले लेते हैं, वो इंटीजर का बड़ा साइज है, और कोई फर्क नहीं है। प्राइमरी की, ये पहला कॉलम आ गया। ये आ गया गालिबा नेम, इसकी टाइप हम लोग लिख देते हैं varchar, और ये आ जाएगा 50। देन उसके बाद एज, जिसकी टाइप है इंटीजर। देन उसके बाद पिक्चर, पिक्चर के नाम से हमने एक कॉलम बनाया जिसकी टाइप हम लोग क्या रखेंगे? इमेज। अब सवाल मेरा दोबारा है कि अब जब ये टेबल हमने क्रिएट किया और जब वो पिक्चर विजुअल स्टूडियो से हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू इस टेबल में आके घुसेगी तो क्या इमेज की सूरत में घुसेगी? सवाल ये था। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड। जी जनाब, क्या मैसेजेस आए हैं? इमेज की लोकेशन, अच्छा जी। साद अमीन, फिर आपको क्या लगता है किस टाइप की इमेज? देखो, ना तो इमेज की कोई लोकेशन आएगी, ना इटसेल्फ इमेज आके यहाँ पर विजिबल होगी। ये सिर्फ डाटा ग्रिड व्यू में ही हमें फ्रंट एंड पे दिखता है ना। याद रखना, अभी आप लोग इस बात को अपने जहन में बिठा लो, क्योंकि ये चीज आगे दोबारा आएगी। इमेज जो टाइप है ये लफ्जी तौर पे तो टाइप है, लेकिन जब इसमें पिक्चर उठ के आएगी वो बाइट की फॉर्म में आएगी, एक हेक्साडेसिमल बड़ी सी वैल्यू। सही है, डेटाबेस के अंदर जो इसकी वैल्यू आएगी वो बाइट में आएगी। विजुअल स्टूडियो यानी फ्रंट एंड के अंदर इमेज होगी और इमेज को हमें कन्वर्ट बाइट में करना होगा और डेटाबेस में पेस्ट करना होगा। यहाँ पे एक नई चीज आज के लिए ये है कि डेटाबेस में पिक्चर भेजना तो वो यूजर के थ्रू जो पिक्चर जाएगी वो इमेज के फॉर्म में होगी, और जो डेटाबेस में जब इंसर्ट होगी तो वो यूजर क्या है उसको बैक एंड पे कन्वर्ट करके बाइट की फॉर्म में भेजेगा, और इसी तरीके से जब डेटाबेस से रिट्रीव करवाएंगे तो वो बाइट से इमेज में कन्वर्ट करके फ्रंट एंड पे आएगी। ये बताओ, ये वाली लॉजिक किसको क्लियर नहीं है? नहीं, बिटमैप, बिटमैप इमेज को रीड करने के लिए
यूज होती है सिर्फ। अभी इमेज को बाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक नया मेथड बनाना पड़ेगा। ये बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ऑब्जेक्टिव देखो, वर्किंग अभी तुम लोगों को नहीं आएगी समझ में जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये सिर्फ मुझे इस चीज की एक्नॉलेज करोगे, तुम लोगों को वर्किंग समझ में आई। वर्किंग क्या होने जा रही है कि यानी विजुअल स्टूडियो से यहाँ से जो इमेज जाएगी वो इमेज किस फॉर्म में जाएगी, जब डेटाबेस में जब इंसर्ट करवाएंगे तो वो इस बटन के थ्रू कन्वर्ट होके बाइट में फिर डेटाबेस में शो होगी। लेकिन डेटा ग्रिड व्यू में हमें तब भी, क्योंकि फ्रंट एंड है ना, इमेज ही दिखेगी। लेकिन जो डेटाबेस में जब इस टेबल में जो जाएगी ना पिक्चर की वैल्यू, वो एक बड़ा सा हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी जो कि बाइट की फॉर्म में होगी। बड़ी सी इसलिए वैल्यू होगी क्योंकि इमेज के पिक्सल्स के अकॉर्डिंग, एक इमेज भी एक ह्यूज साइज है ना इमेज, रेजोल्यूशन इसकी। तो बताओ ये चीज क्लियर है। अब हमें इस पे वर्किंग करनी है। आपके सामने एक टेबल है, पिक्चर की टाइप क्या है, इमेज, और इमेज जो है वो अपने अंदर एक बाइट स्टोर करेगी, लेकिन फ्रंट एंड से क्या आएगी, इमेज। तो इमेज को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कनेक्टिविटी देखेंगे। अब जो हम लोग कनेक्टिविटी करने जा रहे हैं, गालिबन इंसर्ट के बटन पे चले गए। यहाँ पर आपके सामने एक फाइल नजर आ रही है, app.config फाइल। अब आज हम लोग जो कनेक्टिविटी करेंगे वो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू करेंगे। app.config फाइल में चले जाओगे तो ये एक XML फाइल होती है बेसिकली, जो आपके तमाम लेआउट को सपोर्ट कर रही होती है। सही है। XML ये टैग की फॉर्म में होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। यहाँ पर एक टैग ओपन कर लेंगे हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग का, और इस टैग को क्लोज करेंगे। तो ये ओपन एंड क्लोजिंग टैग आ गया। सबको पता है, डबल ICT में पढ़ा है ओपन क्लोजिंग टैग क्या होता है। उसके बाद इसमें कुछ एट्रीब्यूट ऐड करवाएंगे। पहला एट्रीब्यूट नेम, कि भाई इस कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम क्या होगा। तो इस कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम हम लोग ले लेते हैं डी डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग 2 के नाम से। सही है। ये आप कोई भी नाम रख सकते थे, आप अपने नाम से बना सकते थे कनेक्शन स्ट्रिंग। उसके बाद ये मांगेगा हमसे कनेक्शन स्ट्रिंग, एक्चुअल कनेक्शन स्ट्रिंग तो दो। फिर तीसरी चीज क्या होगी, प्रोवाइडर नेम। प्रोवाइडर नेम में क्या चीज आएगी, वो आपकी नेम स्पेस आएगी जो आप लोग यहाँ पे यूज करते हो। कौन सी नेम स्पेस, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। आप इस नेम स्पेस को यहाँ से कट कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब अपनी आसानी के लिए नेक्स्ट लाइन पे ले आओ ताकि क्लियर हो जाए। अब ये हमसे मांगेगा कनेक्शन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आपने कनेक्शन स्ट्रिंग डालनी है। कनेक्शन स्ट्रिंग डालने के लिए आपको सर्वर ऐड करवाना पड़ेगा। सर्वर एक्सप्लोर में जाएंगे, ऐड करवाएंगे। पहले मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ऐड करवाएंगे एक कनेक्शन, और यहाँ से जाके हमें सर्वर का नाम मिलेगा। सर्वर का नाम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, देन उसके बाद पेस्ट कर लेंगे। ये आ जाएगा डेटाबेस हमारे पास। हमने जो डेटाबेस बनाया है वो ये बनाया है, टेस्ट कनेक्शन सक्सीड देन ओके। ये सर्वर ऐड हो गया हमारे पास, कनेक्शन ऐड हो गया। अब इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर लो। गालिबन ये आगे कनेक्शन स्ट्रिंग। आमतौर पर डेवलपर्स की जो गुड प्रैक्टिस, डेवलपर्स खुद भी कहते हैं कि भाई एक गुड प्रैक्टिस क्या होती है कि आप अपने कोड के अंदर हार्ड कोडली वैल्यू देना एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं आती। तो हमने क्या कर लिया कि भाई एक कॉन्फ़िगर फाइल में एक कनेक्शन स्ट्रिंग बना ली। अब एक कनेक्शन स्ट्रिंग इस नाम से हम लोग यूज करेंगे। किस नाम से, DBCS के नाम से। आप यहां पर इसको सेव ऑल करवा लो। सही है। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग इस फॉर्म पे कैसे इंप्लीमेंट होगी, इसके लिए आपको सबसे पहले रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा। रेफरेंस में जाके इसका रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा, app.config। इसी में ही हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है ना, ये देखो ये कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है। अब हमें इस कनेक्शन स्ट्रिंग को इस app.config से इस्तेमाल करना है, किसके अंदर, फॉर्म के अंदर। तो हमें यहाँ पर रेफरेंस इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है, तो हमें यहाँ पर रेफरेंस देना पड़ेगा। तो आप ऐड रेफरेंस कर लोगे।
ऐड रेफरेंस करने के बाद आपके पास नीचे जाकर एक रेफरेंस आएगा सिस्टम डॉट कॉन्फिग कॉन्फ़िगरेशन, इस पे चेक लगा लो और ओके कर दो। तो आपके पास ये सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन का ये रेफरेंस ऐड हो गया। जब किसी चीज को रेफरेंस मिल जाता है तो उसकी नेम स्पेस मिल जाती है। यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन की नेम स्पेस हमने ऐड करवा ली। उसके बाद अपनी ये वाली नेम स्पेस यूज करवा लेंगे जो हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस के लिए, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। सही है। और उसके बाद एक वेरिएबल में इस पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग को बाइंड कर देते हैं। यहाँ पर एक कनेक्शन स्ट्रिंग ले लेते हैं, मैं सबसे पहले सेव ऑल करवा लूं। CS के नाम से कनेक्शन स्ट्रिंग ले ली, उसके बाद इक्वल टू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के नाम से एक क्लास आएगी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। डॉट करने के बाद हमें मिलेगी कनेक्शन स्ट्रिंग। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमसे क्या मांगेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम। किस नाम से कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई थी, DBCS2 के नाम से। और डॉट करने के बाद ये बना दोगे कनेक्शन स्ट्रिंग। ये आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग पूरी किसमें बाइंड हो जाएगी, CS के वेरिएबल में। अब आपको कनेक्शन स्ट्रिंग हर दफा यूज करने की जरूरत नहीं है, आप CS यूज करो तो कनेक्शन स्ट्रिंग इंप्लीमेंट हो जाएगी। अब इस बटन पे आएंगे, इंसर्ट के बटन पे। भाई यहां तक के एक्नॉलेज करो, क्लियर है। रिपीट करने को इसलिए नहीं कहना क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग देख लेना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो कि भाई लॉजिक तुम लोगों को क्लियर है, वर्किंग क्लियर है। अब इसमें कौन सी क्लास यूज की है ये सब तुम लोग जब प्रैक्टिस करने बैठोगे तब तुम लोगों को समझ में आएगी। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा कौन सी क्लास थी, क्या यूज किया था। बस सिर्फ अभी लॉजिक क्लियर करो कि भाई वर्किंग ऐसे होगी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि भाई कौन से बटन पे आएंगे, इंसर्ट बटन पे आकर इंसर्शन करवानी है हमें। इंसर्शन करवानी है तो यहाँ पर SQL कनेक्शन की क्लास यूज करेंगे, CON इसका ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, और इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देंगे जो कि CS के वेरिएबल में। ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं क्यूरी के नाम से, इक्वल टू, और इसके अंदर हम लोग क्यूरी बाइंड कर देंगे, इंसर्ट इनटू। टेबल का नाम क्या था, टेबल का नाम गालिबन ये था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देता हूँ। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय रिकॉर्ड वैल्यूज। अब ये वैल्यूज हमसे क्या मांगेगा कि भाई @CNIC पहला पैरामीटर, @नेम, फिर पैरामीटर @एज, फिर पैरामीटर @इमेज। ये 4 पैरामीटर हमने दे दिए। ठीक है, क्यूरी में आ गए, क्यूरी के वेरिएबल में आ गए। SQL कमांड CMD इक्वल टू न्यू SQL कमांड, और इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई, 1 फॉर द क्यूरी, 2 फॉर द कनेक्शन। अब जो पैरामीटर हमने क्यूरी में लिए हैं उस पैरामीटर की वैल्यू देनी है, तो CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू। सही है। अब यहाँ पर आपको पता है कि @CNIC का एक पैरामीटर दिया था और उसमें वैल्यू, ये काम तो सबको आता है। सही है, ये कोई नई बात तो नहीं है। इसी तरीके से मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और जितने नंबर ऑफ पैरामीटर है उतने दफा मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब जो दूसरा पैरामीटर था मेरे पास किस से था, ये था नेम से था, और इसमें जो वैल्यू जाएगी वो कहाँ से जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स 2 से। ये काम भी सबको आता है। अब जो मेरे पास तीसरा पैरामीटर था एज का, सही, उसमें वैल्यू जो जाएगी वो न्यूमेरिक अप डाउन से जाएगी। तो न्यूमेरिक अप डाउन क्या बताया था कि वैल्यू लेता है इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, डॉट करने के बाद यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी आती है वैल्यू। अब जो सीखने वाला काम है
वो इमेज के लिए कि भाई इमेज जो डेटाबेस में जाएगी वो कन्वर्ट होके जाएगी किसमें, बाइट में। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले इस चीज को समझना, मैं एक मेथड लिखने जा रहा हूं सेव फोटो के नाम से। ये मैंने मेथड बना दिया। अब ये मेथड तो यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ, अब मेथड बनाया तो नहीं है। अब यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन टू जनरेट द मेथड। मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो इस बटन के नीचे इसने एक मेथड जनरेट कर दिया। प्राइवेट एक ऑब्जेक्ट टाइप सेव फोटो के नाम से एक मेथड होगा। अब क्लास नोटिस करो, फिर मैं अपनी बात रिपीट करने जा रहा हूं। मैंने क्या कहा है कि भाई जो फ्रंट एंड से, यानी यहां से जो इमेज जा रही है, जो अटैच होके जब हम लोग इंसर्ट करेंगे तो उस टाइम तक इमेज की फॉर्मेट में होगी। लेकिन मैं जब इंसर्ट करके जब डेटाबेस में भेजेंगे तो डेटाबेस में जो स्टोर होगी वो तो बाइट लेगा। तो हमने एक मेथड बना लिया जिसकी टाइप, रिटर्न टाइप मैं कर दूंगा क्या, बाइट एरे, जो कि मुझे एक से ज्यादा बाइट, एक ह्यूज बाइट वैल्यू देगा ना, तो मैंने बाइट एरे ले लिया। अब ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, मुझे एक बाइट एरे रिटर्न करेगा। सही है, जो इसमें जाएगा। अब यहां पर मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी, सिर्फ 3 लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे। वो क्या लिखना पड़ेगा, मुझे एक क्लास चाहिए होती है मेमोरी स्ट्रीम के नाम से। आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में फाइलिंग की होगी, तो उसके लिए कौन सी नेम स्पेस यूज करते हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ। तो मुझे यहाँ पर फाइलिंग करनी है, मेमोरी एलोकेट करनी है, तो यहाँ पर यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ की नेम स्पेस मुझे कॉल करवानी पड़ेगी पहले। उससे मुझे कौन सी एक क्लास मिलेगी, मुझे मिलेगी मेमोरी स्ट्रीम की क्लास मिलेगी। उसका ऑब्जेक्ट बना लिया इक्वल टू न्यू मेमोरी स्ट्रीम। अब ये एक मेमोरी क्रिएट कर देगा। एक ऑब्जेक्ट क्या है, एक टेम्पररी तौर पर मेमोरी क्रिएट कर दी। वो मेमोरी क्यों क्रिएट की है, जो भाई इमेज यूजर से आ रही है वो इमेज की फॉर्म में आ रही है, उस इमेज को बेसिकली जो कन्वर्ट होगी बाइट में, उस इमेज को कौन होल्ड करेगा, ये एक टेम्पररी मेमोरी वेरिएबल यानी ऑब्जेक्ट होल्ड करेगा। इसके लिए मैंने मेमोरी स्ट्रीम बना दी। ये एक समझ लो एक शॉर्ट मेमोरी है। उसके बाद जो पिक्चर बॉक्स से जो इमेज आ रही है वो सेव हो जाए। सही है, जो पिक्चर बॉक्स से जो इमेज आ रही है, और सेव का मेथड में 2 पैरामीटर रिक्वायर्ड है। जो इमेज सेव होगी वो इसमें सेव होगी, कॉमा के बाद अब यहाँ पे मुझसे दूसरा आर्गुमेंट क्या मांग रहा है, सिस्टम ड्राइंग इमेजिंग इमेज फॉर्मेट। और जो यूजर की तरफ से जो इमेज आएगी वो किसी भी फॉर्मेट की हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे कह दिया है कि भाई यूजर की तरफ से जो इमेज आएगी पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज डॉट करने के बाद रॉ फॉर्मेट। अब ये रॉ फॉर्मेट क्या है, किसी भी फॉर्मेट की पिक्चर आ सकती है, तो रॉ फॉर्मेट मैंने लगा दिया। रॉ फॉर्मेट क्या करता है कि भाई इमेज होनी चाहिए, सही है, वो किसी भी फॉर्मेट की हो सकती है, वो आइदर जेपैग की हो सकती है, पीएनजी की हो सकती है। क्योंकि आप यहाँ पे देखो ब्राउज के पीछे ओपन फाइल डायलॉग में मैंने क्या दिया हुआ है, ये तमाम ये फॉर्मेटिंग दी हुई है ना। अब इमेज इसकी भी हो सकती है, इमेज इस पैटर्न की भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है और इसकी भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो रॉ फॉर्मेट यूज किया है मैंने, वो स्पेसिफाई करेगा इमेज किसी कोई भी हो सकती है। वो इमेज होगी कहां से आएगी, पिक्चर बॉक्स से, और कहां स्टोर हो जाएगी, एमएस के वेरिएबल में। ठीक है, अब आखिरी चीज हमें क्या करनी है कि रिटर्न करवा दो। क्या रिटर्न करवा दो, एमएस रिटर्न करवा दो। डॉट करने के बाद एक मेथड चलाया है गेट बफर के नाम से, और उसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। अब ये गेट बफर क्या है, जो यूजर की तरफ से जो पिक्चर आ रही है वो एमएस के अंदर हमने स्टोर करवा ली, और जो इमेज है वो गेट बफर का मतलब ये है कि वो उस इमेज को बाइट में कन्वर्ट करके बाइट रिटर्न कर देगा। अब ये बताओ ये वाली बात किसको समझ में नहीं आई, एक्नॉलेज करो, शाबाश। आई होप कि सबको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है,
तो गेट बफर क्या कर रहा है, जो इमेज आ रही है यहाँ से इमेज के फॉर्मेट में, वो किसी भी फॉर्मेट की हो सकती है, लेकिन इमेज है, इमेज को होल्ड करवाया किसने, एमएस के ऑब्जेक्ट ने, और उसके बाद रिटर्न क्या करवा दिया, गेट बफर क्या करता है, जो इमेज आ रही है इसके पास से, इसको उसने बाइट में कन्वर्ट कर दिया, और ये मेथड क्या रिटर्न करवा रहा है, बाइट। तो यहाँ पर ये वाला मेथड हमने क्या करवा दिया, ये बाइट रिटर्न करेगा, और इस पैरामीटर में डेटाबेस में जो वैल्यू जाएगी वो बाइट में जाएगी। ठीक है, अब ये तो पहली कन्वर्जन है कि हम फ्रंट एंड से बैक एंड पे जो डाटा भेज रहे हैं इमेज की फॉर्मेट में, तो वो इस मेथड के थ्रू बाइट में कन्वर्ट करके भेज रहे हैं। लेकिन एक चीज अभी अपने ध्यान में रख लो कि आने वाले वक्त में जब हम लोग अपडेट पे काम करेंगे या बल्कि रिट्रीव पे काम करेंगे, कि किसी भी डाटा ग्रिड व्यू के वैल्यू को डबल क्लिक करेंगे और वैल्यू जो डेटाबेस से उठ के आएगी वो वापस बाइट से इमेज में कन्वर्ट होके उठ के आएगी। तो अभी तो हमने पहली कन्वर्जन ये कर ली, अभी दूसरी कन्वर्जन रहती है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है होपफुली। तो अब यहां पर ये पैरामीटर में वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद यहां पर आप लोग क्या कर दो कि कनेक्शन डॉट ओपन और कनेक्शन डॉट क्लोज, और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि वैलिडेशन चेक कर लेते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर a इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी क्लास। ये वाइवा का क्वेश्चन है, ये बता दे कि इस पूरी कंडीशन का क्या मतलब है, a ग्रेटर देन 0। चलो जी, अब यहाँ पे मुझे इस पूरी वैलिडेशन को कोई समझा दे, एक बंदा ऑडियो में समझा दे कोई, कि क्या काम होगा। अगर वो रॉ ग्रेटर देन 0 होगी तो ग्रेटर देन 0 कैसे होगी, ऐसी हो जाएगी खुद से खुद। इलेबोरेट करो सर ना, इसका मतलब, लाइन का क्या सर मतलब सर है। इसका मतलब है कि अगर CNIC नेम, एज और इमेज जो है अगर डेटा बेस में चला गया, एसक्यूएल सर्वर में चला गया, तो एक ही वैल्यू बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि रोज इंसर्टेड, 1 रो इंसर्टेड। तो जब रो इंसर्ट हो जाएगी तो वो डेटा शो हो जाएगा कि डेटा इंसर्टेड। क्या a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है? जी जनाब, रिपीट ना हो ना, ये रिपीटेशन की मुजम्मिल कोई कहानी नहीं यहाँ पे नहीं आ रही। हम लोग सिर्फ ये वैलिडेट कर रहे हैं कि आइदर क्यूरी चल रही है या नहीं। देखो, इसका मतलब ये है कि ये चीज वाइवा में तुम लोगों से पूछ सकता हूँ इसी तरीके से, कि इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी एक वो मेथड होता है जो आइडेंटिफाई करता है आइदर क्यूरी इज वैलिड और नॉन। अगर क्यूरी वैलिड होती है तो वो एक 1 रिटर्न करती है। 1 क्यों रिटर्न करती है, मेक सेंस कि भाई अगर इंसर्ट पे काम कर रहे हैं तो एट अ टाइम तो एक ही रॉ इंसर्ट होगी ना, एक से ज्यादा तो इंसर्ट नहीं हो सकती एट अ टाइम। तो ये हर क्यूरी एक ही दफा चलेगी तो वो एक ही रॉ इंसर्ट करेगी, तो ये रिटर्न कर देगा। अगर क्यूरी चलती है सही तो ये 1 रिटर्न कर देगा, अगर ये क्यूरी गलत चलती है तो ये 0 रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी कि अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी हो, इट्स मीन कि वो 1 हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, डेटा इंसर्ट हो जाएगा। सर क्यूरी नहीं चलेगी तो 0, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी क्या करता है, एक उस कनेक्शन के अगेंस्ट में चेक करता है आइदर क्यूरी इज वैलिड और नॉट। इफ वैलिड तो ये जनरेट करता है 1, नॉट वैलिड तो ये जनरेट करता है 0। तो यहाँ पे हमने गालिबन वैलिडेशन दे दी। फिर उसके बाद यहाँ पर एल्स के ब्लॉक में हम लोग यहाँ पर दे देंगे नॉट इंसर्टेड। अब मैं अपने कंपाइल करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को और चेक करते हैं। अब यहाँ पर अभी हमने डाटा ग्रिड व्यू पे कोई काम नहीं किया हुआ है, तो अभी आप लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि भाई अगर हमने यहाँ पर इंसर्ट से डाटा भेजा है तो वो सिर्फ डेटाबेस में जाके तो स्टोर हो जाएगा।
डाटा ग्रिड व्यू पे अभी शो करने के लिए हमने डिस्प्ले का कोई काम नहीं किया। तो यहाँ पर वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू नंबर 1, यहाँ पर नेम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल मुजम्मिल, एज दे देते हैं यहाँ पर 22, यहाँ पर ये इमेज दे देते हैं ये वाली, ये इमेज आ गई, पूरा रिकॉर्ड आ गया। अब इंसर्ट डाटा इंसर्टेड, अब ये डाटा इंसर्ट हो गया। ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगाइएगा कि भाई डाटा ग्रिड व्यू पे आएगा। अब आ जाओ डेटाबेस में, देखते हैं कि वैल्यू किस तरीके से इमेज की गई है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो डेटाबेस में जो वैल्यू जाती है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइट आती है। तो यहाँ पर देखो CNIC 1, नेम क्या है मुजम्मिल, मुजम्मिल की एज 22। अब ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है बाइट की, यहाँ पर देखो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है बाइट की जो यहाँ पर स्टोर हो रही है। ये अभी भी मसीज जाते जा रही है, डिपेंड अपॉन द पिक्सल्स ऑफ द इमेज। यहाँ तक के बताओ किसको क्लियर नहीं है? सबको क्लियर है? तो ये जो इमेज की जो डेटा टाइप है ये क्या ले रही है आपके पास? बाइट। अब देखो जब हम लोग रिट्रीव करवाएंगे डाटा, जब हम लोग रिट्रीव करवाएंगे डाटा तो ये बाइट से हमें वापस इमेज में कन्वर्ट करवा के फ्रंट एंड पे दिखाना होगा। सही है? अभी तो हमने इमेज से बाइट में कन्वर्ट कर लिया, हो गया, लेकिन अब हमें क्या करना है कि भाई उस पर वर्किंग करनी है। सही है? तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमें जो वर्किंग करनी है गालिबन किस पे करनी है? डाटा ग्रिड व्यू पे करनी है। ये भाई अब डाटा जो इंसर्ट करवाया है वो इंसर्ट तो हो गया, डाटा ग्रिड व्यू पे डिस्प्ले भी होना चाहिए, डाटा ग्रिड व्यू पे डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन क्लास उससे पहले एक चीज मैं और करना चाह रहा हूँ कि जब डाटा मैं यहाँ पर इंसर्ट करवा रहा हूँ तो ये मेरे पास तमाम फील्ड क्लियर होनी चाहिए। ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी 0 पे हो जाए और इमेज जो हमने पास करवाई है वो भी इमेज क्लियर होके ये वाली इमेज आ जाए। अब उसके लिए एक वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या वर्किंग करनी पड़ेगी? कि इफ की कंडीशन देनी पड़ेगी। चलो देखते हैं क्या होता है। चलो ये वाला सेशन भी एंड होने वाला है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही करेंगे हम लोग, कुछ एक क्लियर के नाम से एक मेथड बना लेंगे और उस मेथड में वर्किंग करेंगे। अच्छा ये जो है वो ये वाला सेशन आउट हो जाए फिर न्यू सेशन ज्वाइन करेंगे, फिर यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। या आप लोग अगर चाह रहे हो तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 2 बजे स्टार्ट कर लेते हैं, जैसी आप लोगों की इच्छा। चलो 2 बजे दोबारा ज्वाइन कर लेना, 2:05 पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है भाई, ये सेशन आउट हो जाए तो 2:05 पे दोबारा ज्वाइन कर लेना, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।